आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट लॉ के बारे में, यानी हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के बारे में। इस पूरे ही लॉ को मैं अलग अलग लेक्चर्स में कवर करूंगा, लेकिन धीरे धीरे बेसिक टू सेक्शन वाइज रिवीजन तक मैं इसमें पहुंच जाऊंगा। और जो ये लॉ है वो कहने को तो 30 सेक्शंस के अंदर कंसिस्ट करता है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ मैरिज एंड डाइवोर्स रिलेटेड लॉ को ही बताता है और उनकी वैलिडिटी और काफ़ी सारे क्वेश्चंस का आंसर करता है। तो इस लॉ को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम एज एन एडवोकेट हैं तो जितने भी फैमिली मैटर्स हैं हिंदू मैरिज एक्ट के, तो हिंदू मैरिज से रिलेटेड तो वो इसी एक्ट के अंदर कवर होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंट्रोडक्शन, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, एप्लीकेशन ऑफ द एक्ट, ओवरराइडिंग इफेक्ट ऑफ द एक्ट एंड सेविंग क्लोज के बारे में इसमें चर्चा करेंगे आज के लेक्चर में। चलिए मैं शुरू करता हूँ। अब बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। देखो, ये हिंदू मैरिज एक्ट कहना तो 1955 में बना। इस सेक्शन ये कंसिस्ट करता है विच प्रोवाइड्स फॉर द कंडीशन ऑफ मैरिज। जो कि हमें इस एक्ट में पढ़ने को क्या क्या मिलने वाला है वो इंट्रोडक्शन में पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। तो ये कहता है कंडीशन फॉर मैरिज। मैरिज अगर हिंदू लॉ में करनी है तो उसकी क्या क्या कंडीशंस होंगी, क्या क्या सेरेमनीज होंगी, प्रोसीजर क्या रहेगा फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स एंड जुडिशियल सेपरेशन। तो ग्राउंड फॉर डाइवोर्स क्या होंगे, क्या किन किन आधार पर हम डाइवोर्स ले सकते हैं, किन किन आधार पर हमें डाइवोर्स नहीं मिलेगा। तो इसमें हम ये पढ़ने वाले हैं 30 सेक्शंस के अंदर। ठीक है, पहले बेसिक हमको समझ लेते हैं, फिर इसका जो ऑब्जेक्ट है। देखो, कहने को तो मैं इसका इंट्रोडक्शन बड़ा बना देता, काफ़ी लेंथी बना देता, लेकिन आपको ना बेसिक चीज़ ही नहीं पता लगती, आप उसके कंटेंट्स में हो जाते हैं। इसमें इतनी सारी चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी। बेसिक थीम क्या है इस एक्ट की वो मैं आपको बता रहा हूँ। ऑब्जेक्ट क्या है, दिस एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड टू अमेंड एंड कॉडिफाई द लॉ रिलेटिंग टू अ मैरिज अमॉन्ग द हिंदूज एंड अदर्स। ठीक है, the Hindu Marriage Act was passed by both houses of the parliament, assented by the president on 18th of May 1955 and come into force on the same day। यानी ये कह रहा है कि ये लॉ इंट्रोड्यूस किया गया था, ये अमेंड एंड कॉडिफाई करने के लिए बनाया गया था उन लॉज को जो कि रिलेटिंग टू मैरिज है अमोंग द हिंदूज एंड अदर्स। अभी अदर्स क्यों कह रहा है, हिंदू तो हमें समझ में आ गया, तो हिंदूज के ऊपर एप्लीकेबल होगा, लेकिन अदर्स कौन है, जो कि सिखिज्म, सिख्स हो गए, बुद्धिस्ट हो गए, जैन हो गए, तो इनके ऊपर ये लॉ अप्लीकेबल करता है। जो कि अपने आप को हिंदू नहीं कहते, लेकिन हिंदूइज्म में मानना ये है कि ये जो अलग से तीन सेक्ट्स बन गए हैं ना, तीन जो धर्म बना लिए गए हैं, ये कहीं ना कहीं ओरिजिन आउट हुए थे। किससे, हिंदुइज्म से ओरिजिन आउट हुए थे, बिकॉज ऑफ द डिफरेंट थिंकिंग ऑफ द पर्टिकुलर कम्युनिटी इन द सेम रिलीजन। सो वी आर टॉल्ड अबाउट द बेसिक थीम ऑफ द एक्ट। इंट्रोडक्शन में आप समझ गए कि एक्ट क्या कहता है हमसे, कब ये आया, कब इसको पार्लियामेंट में असेंट मिली, पास हुआ, और कब इसको प्रेसिडेंट से। आगे हम समझते हैं इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। देखो, जो हिंदू कोड है उस समय क्या था, जब पार्लियामेंट बनी थी तो एज अ प्रोविजनल पार्लियामेंट बनी थी 1947 से पहले की बात मैं आपको बता रहा हूँ। उसमें क्या था, एक हिंदू कोड लाया गया था जिसमें कि सारे ही लॉ थे। मैरिज रिलेटेड लॉ था, सक्सेशन थे, अडॉप्शन रिलेटेड लॉ थे, आपके इनहेरिटेंस रिलेटेड लॉ थे, आपकी बेनामी प्रॉपर्टी इतनी उससे सब रिलेटेड सब कुछ लॉ, उस कम्युनिटी से रिलेटेड सारा लॉ, उसका सिविल लॉ सारा ये कोड कवर करता था, हिंदू कोड। इससे क्या हुआ, उस टाइम पे द हिंदू कोड वाज ड्राफ्टेड बाय द रॉ कमिटी ने इसको ड्राफ्ट किया, वाज इंट्रोड्यूस इन द लेजिस्लेटिव असेंबली 1947 को इसको इंट्रोड्यूस भी कर दिया। वाज रेफर टू सिलेक्ट कमिटी। अब सिलेक्ट कमिटी का क्या काम होता है, जो सिलेक्शन करती है लॉज का, तो ये देखती है कि ये जो हम लॉ बना रहे हैं, सिलेक्ट कमिटी में कुछ छाट कर महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण लॉज को ऊपर रखती है, बाकी जो छोटे मोटे लॉज होती हैं उनको बाय लॉज के अंदर, सब क्लोजेस के अंदर शिफ्ट करने की कोशिश करती है। तो सिलेक्ट कमेटी का काम समझ गए। तो उस समय जो सिलेक्ट कमेटी थी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ द इंडिया की, जो लेजिस्लेटिव कहलाती, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, उसने लेजिस्लेटिव 9 अप्रैल में ये काम लिया था। 9 अप्रैल 1948 को ये सौंपी गई थी कोर्ट। एंड सिलेक्ट कमेटी सबमिटेड रिपोर्ट एंड 29 अगस्त, 9 अप्रैल में मिली, और 29 अगस्त में 1948 में ही इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी। एंड देयर रिवाइज ड्राफ्ट वर डिस्कस्ड एट द कंसिडरेबल लेंथ बाय द प्रोविजनल पार्लियामेंट में इस पे बहस भी हुई, बट एज द बिल कुड नॉट बी पास बिफोर द डिसोल्यूशन ऑफ द पार्लियामेंट, इट नाउ स्टैंड लैप्स्ड। ये कहता है कि प्रोविजनल पार्लियामेंट के लैप्स हो जाने के कारण
ये डिसॉल्व होने के कारण ये लॉ भी कहीं ना कहीं गुमसा हो गया। ठीक। आगे क्या था, द कोड स्प्लिट इनटू अ सेपरेट पार्ट्स ऑफ द पर्पस ऑफ डिस्कशन एंड पासेस इन द पार्लियामेंट। यानी क्या था, ये कोड जो थी ना, हिंदू कोड जो थी, ये डिफरेंट लॉज के बारे में बात करता है, डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ लॉ के बारे में बात करता था, जिसमें से सबसे पहली जो ब्रांच, सबसे पहली सीरीज ऑफ ब्रांच थी वो आपकी हिंदू मैरिज लॉ, हिंदू मैरिज एंड डाइवोर्स लॉ थी। तो उनको प्रेजेंट पहली सीरीज में रखा गया। द प्रेजेंट बिल इज इन द फर्स्ट सीरीज ऑफ सच अ पार्ट एंड डील्स विद द हिंदू मैरिज एंड डाइवोर्स। ठीक है, एंड द अर्लियर बिल हैज नाउ बीन कंसिडरेबली रिवाइज्ड and the Hindu Marriage Act was passed by both houses of the parliament and assented by the president on the same day, 18th May 1955। 18 मई 1955 को इसको मान्यता मिल गई और ये लागू हो गई। ठीक, ये हो गया इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। कुछ भी एक्सेसिव चीज मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट आपको बता रहा हूँ। आगे चलते हैं। एप्लीकेशन ऑफ द एक्ट। जो एक्ट है, एक तो टेरिटोरियल एप्लीकेशन देखनी है, साथ के साथ में सब्जेक्ट मैटर की एप्लीकेशन देखनी है। ये एक्ट पहले बताता है, द एक्ट एप्लीकेबल टू द एप्लीकेशन ऑफ द एक्ट। इसमें एप्लीकेबल कर लेना, एप्लीकेशन नहीं, एप्लीकेबल कर लेना टू द होल ऑफ इंडिया। तो ये एप्लीकेबल होता है टू द होल ऑफ इंडिया पे, देखो द होल ऑफ इंडिया। ठीक, इसका टेरिटोरियल एक्सटेंट पूरे ही भारत पर है, पहली चीज। दूसरा, स्पेशली किस सब्जेक्ट मैटर पे एप्लीकेबल होती है, कहती है स्पेशली अमोंग एप्लीकेबल टू हिंदू बाय रिलीजन, बाय बर्थ, ब्रॉट अप एज अ मेंबर ऑफ अ हिंदू कम्युनिटी एंड फैमिली, एंड बाय कन्वर्जन। किन किन के ऊपर एप्लीकेबल होगा, तो हिंदू बाय रिलीजन, हिंदू बाय बर्थ, हिंदू ब्रॉट अप एज अ फैमिली मेंबर ऑफ हिंदू। यानी किसी भी बच्चे को अगर ब्रॉट अप पढ़ा बड़ा किया जाता है जन्म के बाद, अगर हिंदू कल्चर से रिलेट किया जाता है, ठीक है, पालन पोषण है, वो हिंदू कम्युनिटी के अंदर रख के किया गया, तो उसके ऊपर हिंदू लॉ अप्लीकेबल होगा। लेकिन इसके ऊपर भी कुछ ना कंडीशंस लगाई गई हैं, वो कंडीशन में आगे डील करेंगे। ठीक, बाद में डील करेंगे, अभी बेसिक समझो, एप्लीकेशन ऑफ द एक्ट की बात कर रहे हैं। तो बाय रिलीजन में हिंदू पे, बुद्धिस्ट पे, जैन पे एंड सिख पे माना गया है। बाय बर्थ में देखो, हिंदू समाज के अंदर क्या है, चाइल्ड को महत्व दिया गया है। अब चाहे वो इलिजिटिमेट, एक और मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताना चाहूंगा, हिंदू कम्युनिटी के अंदर हिंदुज्म में ये माना जाता है कि पहले ही वाइफ को अहम दर्जा दिया था, दूसरी वाइफ को इतना अहम दर्जा नहीं दिया था, और उसके कहीं कहीं बच्चों को मान्यता भी नहीं दी गई है। तो या फिर बिना विवाह की किसी स्त्री को रख लेते हैं, ठीक है, उनसे लिविंग रिलेशन में रहे, कैसे भी आप समझते हो चीज़ों को। तो चाइल्ड जो पैदा हो रहे हैं, उन पे हिंदू लॉ अप्लीकेबल होगा क्या, उन्हीं पे जो कि लेजिटिमेट है, विवाह करके संबंध बनाकर बच्चे पैदा हुए हैं, या फिर उनके भी जो कि इनका विवाह नहीं हुआ है, या विवाह हुआ भी है तो उन्हें मान्यता समाज नहीं देता, कि उन पे भी लॉ एप्लीकेबल होगा। तो हाँ, ये इक्वली एप्लीकेबल होगा, चाइल्ड लेजिटिमेट हो चाहे इलेजिटिमेट हो, वन ऑफ वन ऑफ और बोथ ऑफ, या तो एक माता पिता में से कोई एक, या फिर दोनों ही पेरेंट्स इज हिंदू बुद्धिस्ट जैन और सिख, उस पे बाय बर्थ एप्लीकेबल होगा ये एक्ट। आगे कहता है एनी अदर पर्सन, मैंने कहा था हिंदूज एंड एनी अदर पर्सन, पीछे बात करी थी ना, यहाँ पर ये कहता है हिंदूज एंड एनी अदर पर्सन। तो एनी अदर पर्सन में आपको मैं बता देता हूँ कि उन लोगों के ऊपर भी एप्लीकेबल है जिनके ऊपर एनी अदर पर्सन में डोमिसाइल इन द टेरिटरी टू विच दिस एक्ट एक्सटेंड, बट नॉट इंक्लूड द मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी और ज्यूज। देखो ये एक्सक्लूसिव थ्योरी है। एक्सक्लूसिव थ्योरी में एक्सक्लूजन थ्योरी क्या होती है, उसमें ऐसा होता है कुछ लॉ को किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के ऊपर लॉ एप्लीकेबल नहीं करते। ठीक है, ये हो गया एक्सक्लूजन थ्योरी, यानी उनको निकाल दिया, उनको एक्सेप्ट कर दिया, हटा दिया। ठीक है, तो एनी अदर पर्सन डोमिसाइल्ड, यानी जो अधिवासी हैं उस किस टेरिटरी के जिस पे कि लॉ अप्लीकेबल होता है, उस पर हिंदू लॉ अप्लीकेबल हो जाएगा, यानी उन व्यक्तियों पे भी, क्योंकि इस भारत के अंदर रह रहे हैं, और ये एक्ट जो है ऑल ऑफ इंडिया पे एप्लीकेबल है, उन पे भी ये एप्लीकेबल होगा। इनको छोड़कर मुस्लिम, पारसी, क्रिश्चियन और ज्यूज को छोड़कर। अब ये एप्लीकेबल होगा किस पे होता है, बाय कन्वर्जन, बाय कन्वर्जन और रिकन्वर्जन टू हिंदुज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म, जैनिज्म। मान लो किसी ने पहले हिंदू धर्म से मुस्लिम धर्म में कन्वर्जन किया, अब उसे लगता है कि हाँ भाई
मुस्लिम धर्म की मुझे जो टेक्स्टिक्स हैं, जो भी रिलीजन है, मुझे समझ में नहीं आ रही। मुझे पहले ही जैसा करना, तो रिकन्वर्जन उसने हिंदू में भी नहीं करना चाहा। वो कहता है हिंदू में से मैं निकल के ही आया था, अब मैं चाहता हूँ कुछ नया देखूं। बुद्धिस्ट बहुत मुझे शांत लोग लगते हैं, बहुत ही अच्छे लोग लगते हैं, तो मैं बुद्धिज्म में आ जाता हूँ। तो ये गया तो मुस्लिम मुस्लिम के अंदर था। ठीक है, मैं यहाँ से पेन ले लेता हूँ। तो और डार्क, ठीक है। तो ये हिंदू व्यक्ति जो है पहले तो गया मुस्लिम में, अब इसे लगता है मुस्लिम धर्म भी सही नहीं लग रहा है इसकी मानना। तो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसा नहीं कोई भी धर्म बेकार हो, तो सारे ही धर्म अच्छाई की ओर अग्रसर करते हैं, लेकिन अपना अपना लोगों का मानना है। तो अगर ये जाता है बुद्धिज्म में, बुद्धिस्ट बन जाता है, ठीक है, मॉन्क की शिक्षा लेता है, अभी ये अच्छा लगने लगता है, तो क्या हिंदुइज्म इस पर एप्लीकेबल, हिंदू लॉ एप्लीकेबल नहीं हुआ? हिंदू मैरिज लॉ एप्लीकेबल होगा इस पे तब भी। क्यों? क्योंकि इसने कन्वर्जन किया, डबल कन्वर्जन का मैटर है ये। पहले हिंदुइज्म से इसने मुस्लिम इस्लामिज्म में अपना कन्वर्जन किया, इस्लामिक बना, इस्लामिक से फिर ये बुद्धिस्ट में, बुद्धिज्म में आया। तो यहाँ पर डबल कन्वर्जन हो गया, पहले तो मुस्लिम में कन्वर्जन किया, फिर इसने बुद्धिस्ट में कन्वर्जन किया। तो रिकन्वर्जन समझ गए, कन्वर्जन समझ गए। जब एक बार आप एक धर्म को छोड़कर दूसरे में आते हो तो ये कन्वर्जन, लेकिन फिर दोबारा तुम उसी धर्म में आते हो, या फिर उसके किसी सेक्ट में आते हो, या फिर किसी सब सेक्ट में आते हो, तो ये कहलाता है रिकन्वर्जन। तो कन्वर्जन रिकन्वर्जन में अंतर पता लग गया, बस काफी है इतना समझना इस लॉ को समझने के लिए। तो बुद्धिज्म में, इस सिखिज्म में या जैनिज्म में, इसकी किसी भी शाखा में अगर आ जाता है तो बाय कन्वर्जन वो एप्लीकेबल लॉ करेगा। ठीक है, बहरहाल। अब ये कहता है ओवरराइडिंग इफेक्ट ऑफ द एक्ट। सेक्शन 4 जो डील करता है वो ओवरराइडिंग इफेक्ट ऑफ द एक्ट कहता है। यानी ये क्या कहता है? ये कह रहा है कि सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट, जैसा कि इस लॉ में लिखा है उसके अलावा, एनी टेक्स्ट, कोई भी टेक्स्ट है, इंटरप्रिटेशन ऑफ हिंदू लॉ है, एनी कस्टम है, यूसेज है, एज अ पार्ट ऑफ दैट लॉ इन्फोर्स इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट shall be ceased to have effect with respect to any matter for which the provision is made in this act। अब समझो भाई साहब क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि अगर कोई भी ऐसी लॉ है, कोई रूल है, कोई इंटरप्रिटेशन है, कोई कस्टम है, कोई यूसेज है, जिसपे कि पहल इस एक्ट के अंदर लॉ बन गया है, ठीक है, तो और वो जो इंटरप्रिटेशन रूल्स रेगुलेशन थी और ये कस्टम यूसेज थी, वो इस एक्ट के कमेंस होने से पहले ही फोर्स में थी। तो इस लॉ के आ जाने पर, क्योंकि ये लॉ भी उस बारे में डील करता है, उस लॉ, इस लॉ हिंदू मैरिज एक्ट के आ जाने पर वो लॉ की मान्यता थोड़ी सी मतलब खत्म हो जाएगी, शेल सीज टू हैव इफेक्ट, बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। ये कह रहा है यानी एनी लॉ, एनी रूल्स रेगुलेशन, इंटरप्रिटेशन ऑफ हिंदू लॉ, custom and uses as a part of that law enforced immediately before of the commencement of the act। यानी इस लॉ की कमेंसमेंट से पहले वो इन्फोर्स में थे, लेकिन जैसे ही ये एक्ट आता है तो उनका इफेक्ट कैसा हो गया, shall cease to have effect, उनका कोई अस्तित्व नहीं रहा बाकी। विद रिस्पेक्ट टू एनी मैटर्स, उन मैटर्स से रिलेट में, के संबंध में, फॉर विच द प्रोविजन इज मेड इन दिस एक्ट, क्योंकि इस लॉ में प्रावधान कर दिए गए हैं। तो अब हम पुराने वाले को क्यों समझेंगे? पुराने लॉ को कैसे खत्म किया जाता है कि कोई नया लॉ आ जाए, पुराने वाला खत्म हो जाता है। जैसे आईपीसी है, अभी आप देख रहे हो आईपीसी के बीएनएस आ जाएगा, तो आईपीसी के हम पढ़ेंगे, सिर्फ हम उन मैटर्स के लिए पढ़ेंगे जो कि आपका 2024 से पहले के मैटर्स होंगे, जो पहले ही इनमें एफआईआर लॉज हो गई है कि कोई भी लॉ रेगुलेशन हम उसमें डील करेंगे तब जब उसका पहले से रिलेशन है। लेकिन जैसे हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, आने वाले मैटर्स किससे डील होंगे? वो पीएनएस से डील होंगे। ठीक है, समझिए कॉन्सेप्चुअल बात। तो जैसे ही हिंदू लॉ आया, हिंदू मैरिज एक्ट आया, पहले वाले जो लॉज थे, कोई टैक्स रूलिंग है, कोई यूसेज है, कोई कस्टम है, उनकी इमीडिएट इफेक्ट से इन्फोर्समेंट खत्म कर दी इस लॉ ने, हिंदू मैरिज एक्ट ने। आगे ये क्या कहता है, ओवरराइडिंग इफेक्ट, यानी इस लॉ ने उन लॉ के ऊपर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया, यानी उन्हें खत्म कर दिया, यानी उनकी सवारी कर दी, उन्हें हटा दिया, एक तरफ कर दिया, ओवरराइडिंग। ठीक। और एनी अदर लॉ इन्फोर्स इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट। अब ये किन लॉज की बात कर रहा है? ये किसी पार्लियामेंट्री लॉ या फिर स्टेचुरी बॉडी के बनाए हुए लॉ की बात कर रहा है। पहले तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस की बात कर रहा है, या इंटरप्रिटेशन की बात कर रहा है। लेकिन यहाँ पे ये कह रहा है एनी अदर लॉ
enforced immediately before the commencement of the act shall cease to have effect insofar as it is inconsistent it is inconsistent with any of the provisions contained in this act। यानी सिंपल कह रहा है, अगर कोई लॉ जो कि इन्फोर्स था इस लॉ के आने से पहले, यानी इन एचएमए के आने से पहले अगर वो इन्फोर्समेंट में था, तो वो उस सीमा तक इट इज इनकंसिस्टेंट, जिस सीमा तक इनकंसिस्टेंट होगा, उसके विरोधाभासी कुछ भी बात करेगा, तो उस सीमा तक वो निरस्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, इस एक्ट के लॉ के मुताबिक। लेकिन ऐसा नहीं वो पूरा ही उसको नहीं मानेंगे, उससे भी नॉलेज कुछ ना कुछ हमें मिलेगी, उससे भी कुछ ना कुछ हम प्रोविजन क्या करेंगे, ड्राइव करेंगे, कुछ ना कुछ हम उसमें लॉ में से भी मान्यता लेंगे। लेकिन जिस सीमा वो इनकंसिस्टेंट है, उस सीमा तक उसको खत्म कर दिया जाएगा, उसका इफेक्ट कैसा होगा, सेल शीज टू हैव इफेक्ट, उसका अस्तित्व उस सीमा तक खत्म हो जाएगा जिस सीमा तक वो इनकंसिस्टेंट है। समझ, ओवर रीडिंग इफेक्ट का मतलब समझ में आ गई। अब बात करते हैं हम सेविंग क्लोज का। सेविंग क्लोज का मतलब होता है कि मान लो हमने आज ये लॉ बनाया, ठीक, लेकिन इससे पहले भी तो कोई चीज फॉलो हो रही थी, उस टाइम पे वो गलत नहीं थी, लेकिन नए लॉ आ जाने की वजह से वो जो पहले की जो कस्टम थी, रूढ़ी थी, रिलीजन सेरेमनीज थी, उस नए लॉ के आ जाने से वो कैसी हो गई, वो वॉइड हो गई, ये वॉइडेबल हो गई, किसी भी तरीके से उसको गलत कह दिया गया इस नए लॉ के आ जाने से। जैसे चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट बना, पहले लोग तो 16, 15, 13, 12 इस उम्र में शादियां किया करते थे, लेकिन जैसे ही वो मैरिज का एक्ट आया, वो रेस्ट चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट आया, अब जो औरतें जिनकी शादियां कम उम्र में हुई थी, अब उन वो उम्र से दराज हो गई, 18 से वो मेजर मेजर हो गई। क्या इस वजह से कि वो लॉ आ गया है कि उनकी शादी को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाए? नहीं। ठीक है, तो ये कहलाता है सेविंग क्लोज। तो उन मैरिजेस को, उन शादी को क्या करते हैं, मान लेंगे चलो ठीक है, जो हुआ सो हुआ, वे वैलिड है। इसी तरीके से बात इसमें कही गई है, ये कहता है, ठीक है, तो इफ एनी मैरिज ऑफ हिंदू सोलमनाई बिटवीन सेम गोत्र परिवार और बिलोंग्स टू अ डिफरेंट रिलीजन, caste or subdivision of such caste before the commencement of this act otherwise valid। तो वो जो मैरिज थी, जो सेम गोत्र परिवार में हो गई थी या फिर बिलोंग टू अ डिफरेंट रिलीजन में हो गई थी, पहले अलग धर्म में शादी नहीं किया करते ना, ठीक है, सेम गोत्र में भी नहीं करते थे, अगर वो शादियां हो गई हैं तो अदरवाइज को वैलिड तो कह देंगे, लेकिन शेल नॉट बी डीम्ड टू बी इनवैलिड और एवर हैव बीन इनवैलिड ऑन दैट ग्राउंड। सिर्फ इसी ग्राउंड पे उनकी मैरिज को नल एंड वॉइड नहीं डिक्लेयर कर देंगे, इनवैलिड डिक्लेयर नहीं कर देंगे, यानी वो वैलिड ही कहलाएंगी। लेकिन आगे कहता है, एनी राइट टू obtain for dissolution of marriage from any custom or any special enactment shall not be affected by the provision of this act if such marriage solemnized before or after the commencement of this act। ये कहता है कि एनी राइट, हमें कोई राइट मिला हुआ था, एनी राइट ऑब्टेन फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, शादी को खत्म, यानी जो वैवाहिक संबंध होता है उसको खत्म करने के लिए हमें किसी कस्टम में कोई राइट मिला हुआ है और किसी स्पेशल एनेक्टमेंट में कोई राइट मिला हुआ है, शेल नॉट बी अफेक्टेड, तो वो राइट, तो उसको ऐसा पढ़ो, हाईलाइटर लेके समझा देता हूँ आपको। एनी राइट ऑब्टेन फ्रॉम डिसोल्यूशन मैरिज वट एवर शेल नॉट, इसको फिर यहाँ से पढ़ो, शेल नॉट बी अफेक्टेड बाय द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, तो वो राइट इस प्रोविजन ऑफ द एक्ट से खत्म नहीं होगा, प्रभावित नहीं होगा। ठीक है, इफ सच मैरिज solemnized बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। ये क्या कह रहा है, एनी राइट, कोई भी अगर अधिकार मिला है किसी को भी, फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज फॉर एनी कस्टम और एनी स्पेशल एनेक्टमेंट, अगर किसी स्पेशल एनेक्टमेंट मिला हुआ है, जैसे एचएमए में हिंदू मैरिज एक्ट आती है, एक ऐसा ही बना है एसएमए, स्पेशल मैरिज एक्ट, वो शायद से 1954 का है, या हो सकता है उसके बाद का हो, एक बार देख लेना, वो लॉ भी मैं देख लेता हूँ कब का बना हुआ है, स्पेशल मैरिज एक्ट का भी दिया हुआ है, एक मिनट। हाँ, वो 1954 का बना हुआ है, 1954 का बना हुआ है, ठीक है, 43वां एक्ट था। तो जो एसएमए में स्पेशल राइट्स दिए गए हैं, कोई कस्टम में कोई राइट दिया गया है,
तो वो डिसोल्यूशन कर सकता है मैरिज का। तो ये जो एक्ट है, ठीक है, ये जो एक्ट है, इसमें लिखी हुई कोई भी बात उस राइट को खत्म नहीं करेगी। कह रहा ना, द राइट टू ऑब्टेन shall not be affected by the provision of this act if such marriage solemnized, चाहे वो मैरिज solemnized before and after the commencement of this act। तो ये सेविंग क्लॉज है, ठीक। यानी इस लॉ की बात स्पेशल लॉ के ऊपर, स्पेशल एनएक्टमेंट के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगी, किसी ऐसी कस्टम के ऊपर भी एप्लीकेबल नहीं होगी जो कि किसी स्पेशल किसी पर्टिकुलर फैमिली के ऊपर एप्लीकेबल करती है। ठीक, समझ गए? इसको समझना ध्यान से। आगे हम बात करते हैं एनी प्रोसीडिंग, अगर कोई भी प्रोसीडिंग अंडर एनी अदर लॉ, यहाँ पर एनी अदर लॉ की बात करी गई है। कोई भी अगर प्रोसीडिंग अंडर एनी अदर लॉ फॉर डिक्लेयरिंग एनी मैरिज टू बी नल एंड वॉइड, अगर वो डिक्लेयर कर दी है किसी भी मैरिज को नल एंड वॉइड, कोई भी अन्य लॉ, इस लॉ को छोड़कर, और फॉर नल और एनलिंग और डिजॉल्विंग एनी मैरिज, यहाँ पे एनी कर लेना, एंट हो गया, ठीक है, एनी मैरिज, और फॉर जुडिशियल सेपरेशन, या फिर जुडिशियल सेपरेशन, किन किन चीज़ों के ऊपर एनी प्रोसीडिंग, कोई भी अगर प्रोसीडिंग चलती है किसी अन्य लॉ में जो कि डिक्लेयर करता है किसी मैरिज को नल एंड वॉइड, एनलिंग करता है, डिसॉल्विंग करता है एनी मैरिज को, और जुडिशियल सेपरेशन से रिलेटेड कोई प्रोविजन करता है, और वो जो प्रोसीडिंग है को मैं दूसरे कलर से ले लेता हूँ, और यहाँ से एनी प्रोसीडिंग, इसको ऐसा पढ़ो, एनी प्रोसीडिंग अगर पेंडिंग है, यहाँ से पढ़ो अब इसको, पेंडिंग है एट द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, जब ये एक्ट कमेंस हो रहा था तब वो पेंडिंग थी, ठीक है। तो एनी प्रोसीडिंग पेंडिंग एट द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, तो सच प्रोसीडिंग shall be continued and determined as if द एक्ट हैड नॉट बीन पास, तो वो वैसे ही प्रोसीडिंग चलेगी जैसे कि ये एक्ट एचएम में लाया ही ना गया हो। समझ में आ गई? आगे हम बात करते हैं। ये कहता है शेल नॉट बी अफेक्टेड बाय द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। सेविंग क्लोज का मतलब हो गया इस एक्ट के द्वारा किसी भी प्रकार का उसको अफेक्ट नहीं किया जाएगा, वो जैसा है वैसे का वैसा रहेगा। तो पहला, सेम गोत्र परिवार में शादी करने वाले लोगों की शादी को वैसे तो वैलिड किया गया, लेकिन इस लॉ के आ जाने से उनको इनवैलिड नहीं डिक्लेयर किया जा सकता, लेकिन अब ये लॉ बन गया है तो अब उसके लॉ रूल एप्लीकेबल होंगे। दूसरी चीज, कोई भी स्पेशल राइट आपको मिला है डिसोल्यूशन मैरिज से, किसी कस्टम या स्पेशल एनेक्टमेंट से, तो ये लॉ उस एक्ट को के दिए गए राइट को खत्म नहीं करता। तीसरी चीज, अगर कोई प्रोसीडिंग जारी है, कब? एट द कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट, चाहे वो जुडिशियल सेपरेशन की बात करता है, डिसोल्यूशन ऑफ एनी मैरिज की बात करता है, एनी नल एंड वॉइड डिक्लेयर करता है किसी मैरिज को, तो भाई उस प्रोसीडिंग को ऐसे ही चलाएंगे जैसे कि ये एक्ट आया ही नहीं है स्थिति में। तो आज के लिए भाई साहब इतना ही, आगे मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद।